मैं और सुल्ताना वापस बेडरूम में तो दो तजर्बाकारों की नसीहत पर पूरा अमल किया। रात के आखिरी पहर दोनों ही थक कर चूर हो गए तो सो गए। मेरी आंख खुली तो सुल्ताना मुझे झंझोड़ रही थी और झंझोड़ने की वजह समझ में आ गई। कोई बुरी तरह दरवाज़ा पिट रहा था। उठकर गेट खोला तो हेड मास्टर साहब का बेटा एक हाथ में ट्रे लिए खड़ा था। अम्मी ने नाश्ता भिजवाया है, इसने गेट खुलता देकर कहा। अम्मी से कहना इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी। मैंने ये कहते हुए ट्रे अपने हाथ में ली और कमरे की तरफ चल दिया। ये तुम्हारे मेके से नाश्ता है, सुल्ताना की आंखों में उभरते सवाल को पढ़कर कह दिया और सुल्ताना मुस्कुराने। अब बाकी उम्र इन नए रिश्तों के साथ गुजारनी है, सुल्ताना का जवाब था। इसमें क्या शक है, मैंने जवाब दिया। नाश्ता इतना था कि हम दोनों ने खाया और इसके बाद भी बच गया। दोपहर के खाने में काम आएंगे, सुल्ताना ने 2 पराठे और बचे हुए अंडे अलग रखते हुए कहा। शादी के पहले दिन से ही काम चोरी, मैंने घर से निकलने से पहले तबसरा किया। इसमें काम चोरी वाली क्या बात है, सुल्ताना ने कहा। बड़ी बुढ़िया कहकर गई है कि शोर के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है, मैंने कहा और मोटरसाइकिल निकाली ताकि काम पर जा सकूं। मैं वहाँ पहुँचा तो साईं मुझसे पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। फसल तैयार है, कब तक कटवाओगे, मुझे देखते ही साईं ने कहा। अभी कुछ होशे पूरी तरह नहीं पके, 10-12 दिन लगेंगे पकने में। मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई थी। साईं के खेतों के साथ साथ अब मुझे सुल्ताना की क्यारियों की भी देखभाल करनी होती। इसने तरह तरह की सब्जियाँ उगा रखी थी। सबसे पहले तो तोरी की बेल ने सब्जी दी। मैंने एक टोकरे में तोरियां डाली और साईं के घर पहुंचा दी। कुछ तोरियां मैंने हेडमास्टर को भी पहुंचाई। हमारी शादी को भी महीना नहीं हुआ कि सुल्ताना ने कहा बैंक अकाउंट खुलवाना है। गांव में बैंक नहीं था, इसलिए कस्बे जाना पड़ा जहां साईं गुलाम हुसैन का अकाउंट था। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई है बैंक अकाउंट की, मैंने पूछा। मेरी तनख्वाह आनी है, सुल्ताना ने जवाब दिया। मैंने साईं से जिक्र किया तो उन्होंने कहा जाकर फॉर्म ले आना, मैं गवाह के तौर पर दस्तखत कर दूंगा, लेकिन साथ ही पूछ लेना कितनी तनख्वाह होगी। मेरा जवाब था मैं नहीं जानता और साईं खामोश हो गए। 2 रोज़ बाद सुल्ताना को लेकर मैं बैंक गया। बैंक मैनेजर ने मुझे साईं के हवाले से पहचान लिया। मुझे देखकर वो कमरे से बाहर आया। आइए कमदार साहब, इसने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया। ये मेरी वाइफ है, इनका अकाउंट खुलवाना है। यूँ मैनेजर की कोशिशों से सुल्ताना का अकाउंट खुल गया। मैंने केस लिया था तुम्हारी बेटी के कत्ल का और तुमने मुझे न जाने किन बातों में उलझा दिया। बहुत देर तक मैं इसकी बातें सुनता रहा। जब आखिरकार मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो मैंने कहा, आप ही ने कहा था कि आप हर काम से फारिग होकर मुझे सुनने के लिए आए हैं। गुलाब चांदियों ने मुझे मेरा कहा हुआ फिक्रा याद दिलाया। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हारी छोटी से छोटी तफसील भी बयान करो। मैंने कहा, मैं अपनी बेटी के कत्ल का एतराफ़ कर चुका हूँ, थाने में भी और मजिस्ट्रेट के भी सामने, लेकिन ना पुलिस ने इसकी वजह पूछी, ना मजिस्ट्रेट साहब को इस तफसील जानने की ज़रूरत महसूस हुई। गुलाब चांदियों ने कहा और मैं सोच में पड़ गया। वकील साहब, हर कत्ल की कोई ना कोई वजह होती है, जब तक वो वजह मालूम ना हो इंसाफ का हसूल नामुमकिन होता है, गुलाब ने कहा और मैं हैरत से इसे तकने लगा। क्या ये वाकई सिर्फ मैट्रिक पास है? हमारे तरीका इंसाफ में मौजूद इस सकम की तुमने सही निशानदेही की है, मैंने कहा और गुलाब के चेहरे पर इत्मीनान सा आ गया। अब मेरी कोशिश होगी मैं गैर ज़रूरी तफसीलात में जाए बगैर अपनी बात पूरी करूँ। गुलाब चांदियों ने अपनी बात दोबारा शुरू करने से पहले कहा, शादी की सालगिरह करीब आ रही थी कि सुल्ताना ने बताया कि शुबह है कि वो हमला हो चुकी है। गांव में कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, इसलिए छुट्टी वाले दिन मैं और सुल्ताना करीबी कस्बे के हेल्थ सेंटर गए, जहाँ लेडी डॉक्टर ने मुआयना किया और टेस्ट कराए और हमें पता चला कि सुल्ताना का शुबह सही है। हमारा खर्च ना होने के बराबर था। पोल्ट्री फार्म समेत तमाम आमदनी बैंक में जाती थी। सुल्ताना के हमला होने के बाद 6 माह इत्मीनान से गुजरे। 6ठे महीने हेल्थ यूनिट की डॉक्टर ने कहा बेहतर होगा कि आप इसे शहर के अस्पताल दिखाना शुरू करें। मैं नहीं चाहता था कि सुल्ताना ये सफ़र मोटरसाइकिल पर करे, तो मैंने साईं से मदद मांगी और उन्होंने अपनी जीप इसलिए मेरे हवाले कर दी। परी की विलादत शहर के अस्पताल में हुई। इसे देखते ही सुल्ताना ने कहा ये तो बिल्कुल परी है और हमने इसका नाम परी रख दिया। मैं परी की पैदाइश के साथ ही एक नए जज्बे से रोशनास हो गया। पहली बार जब मैंने इसे गोद में लिया तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि मैं और मेरा वजूद इस नन्ही बच्ची की सिमट में आ गया हूँ। पहली बार जब इसने मुझे पापा कहा तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरे आसपास की हर शय रक्स करने लगी। परी की सूरत में मुझे और सुल्ताना को एक खिलौना मिल गया। सुल्ताना स्कूल के बाद जब तक मैं ना आ जाता इससे खेलती रहती, फिर जब मैं आ जाता तो मुझे थमा देती और मैं ज़िंदगी के मज़े लूटता। एक तीसरा शख्स भी था जिसकी ज़िंदगी में फ़र्क आया था, वो था साईं गुलाम हुसैन चाडियो। मैंने महसूस किया कि अब वो हमारे घर के ज़्यादा चक्कर लगाने लगा था। इसकी आंखों में वो चमक जो सुल्ताना को देख कर आती थी वो वाज़ेह होती चली गई। वो आता तो परी के बहाने से था, लेकिन इसकी निगाहें सुल्ताना पर जमी होती। फिर एक दिन इसकी ज़ुबान से निकल ही गया, गुलाबे तेरी बीवी बच्ची की पैदाइश के बाद ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। मेरा माथा ठनका, वो पहले भी खूबसूरत थी साईं, मैंने कहा और साईं मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा। परी ज़रा बड़ी हुई तो सुल्ताना ने इससे घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। हम अपनी परी को बहुत अच्छे स्कूल पढ़ाएंगे, सुल्ताना ने कहा, मगर इसके लिए तो हमें शहर शिफ्ट होना पड़ेगा। यहाँ गांव में तो अच्छा स्कूल कहाँ है, मैंने कहा तो शहर शिफ्ट हो जाएंगे, सुल्ताना ने किसी वक्फे के बगैर कहा और मैं भी सोच में डूब गया। तुम शहर में शिफ्ट होने की बात तो कर रही हो, ये सोचा है कि घर का खर्च कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा। इस रात जब सुल्ताना मेरे साथ लेटी थी मैंने सरगोशी की, अल्लाह मालिक है। इसने कहा मैंने तमाम रकम फिक्स डिपॉजिट कराई है। सुल्ताना ने कहा इससे क्या होगा। मैंने एक और सवाल किया, हज़ारों खानदान ऐसे हैं जिनकी आमदनी का जरिया टीचिंग की तरह के अलावा कुछ नहीं और उनका गुजारा बहुत अच्छी तरह हो रहा है। सुल्ताना का जवाब था मैं घर बैठकर तुम्हारी कमाई हुई रोटियां तोड़ूंगा। मैंने कहा और सुल्ताना हंस दी। जिस रात मेरे और सुल्ताना के दरमियान ये बात हुई उससे अगले दिन ही मैंने साईं गुलाम हुसैन चांडियो से ये बात कर दी और शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।
साई ने वही सवाल किए जो रात मैंने सुल्ताना से की और मेरे जवाब वही थे जो सुल्ताना के थे। इस पर साई ने कहा, लोग तुझे बेगैरत कहेंगे, और मैं मुस्कुरा दिया। साई, लोगों का तो काम है कहना। परी 5 साल की हो चुकी थी और दूसरी जमात में थी, बाकी बच्चों से बहुत आगे थी। तुम चाहो तो, साई कहते कहते रुक गए। वो क्या कहना चाहते थे इसका इल्म मुझे इस वक्त हुआ जब 4 रोज़ बाद सुल्ताना की लाश खेतों से मिली। लाश बरहना हालत में थी और जो कुछ इस पर बीती थी वो सब कुछ बता रही थी। अस्पताल में लाश देखी और मुझे आज तक हैरत है कि मेरे दिल की धड़कन क्यों नहीं रुक गई। शायद इसी वक्त मुझे परी का ख्याल आ गया। अस्पताल में मुझसे पूछा गया, लेकिन मेरी बजाय साई ने जवाब दिया था जो मेरे साथ अस्पताल आए थे, बल्कि इनके साथ ही मैं इनकी जीप में आया था। क्या फ़ायदा होगा पोस्टमार्टम से, जाने वाली तो चलेगी, पोस्टमार्टम से वापस तो नहीं आ जाएगी, साईं गुलाम हुसैन ने कहा, और मैं हैरत से कंग हो गया। ये वही साईं थे जो चंद बरस पहले ही अपने एक गार्ड का पोस्टमार्टम करवाने के लिए अस्पताल के अमले से लड़ पड़े थे। साईं कहते थे कि हमला इन पर किया गया है जिसमें इनका गार्ड मारा गया है। वो इसका इल्ज़ाम अपने मुखालिफों पर लगा रहे थे और इसका नाम FIR में दर्ज करवाया जो वहाँ मौजूद ही नहीं था। साईं मुज़्ज़र रहे कि उनका एक गार्ड उनके कज़न की गोली से शहीद हुआ, जिसके साथ एक अरसे से उनकी ज़मीनों का झगड़ा चल रहा था। पुलिस ने FIR दर्ज तो कर ली और गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन गिरफ्तार होने वाले इनके कज़न के मुलाजमीन थे जिन्हें उन्होंने खुद पुलिस के हवाले किया था। साईं अदालत में इस पर शोर करते रहे कि पोस्टमार्टम हो जाता तो इनके कज़न पकड़े जाते। मैं साईं गुलाम हुसैन की दलील से मुत्तफिक नहीं था, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास गवाह था, ना ही किसी से इजहार कर सकता था कि मेरा शक किसी और पर नहीं बल्कि खुद साईं गुलाम हुसैन पर था। मुझे रह रहकर साईं का वो फिक्र याद आता, तुम्हारी बीवी बच्ची की पैदाइश के बाद और खूबसूरत हो गई है। ये वो फिक्र था जो रातों में मुझे सोने भी नहीं देता था। मैंने अपने तौर पर तहकीकात जारी रखी। सुल्ताना के जनाजे के तमाम अखराजात साईं ने ही उठाए। मैंने हवेली में भी सवालात किए, लेकिन किसी ने सुल्ताना को नहीं देखा। मेरा साईं पर शक उस वक्त मुस्तनिद हो गया जब पुलिस ने मुझे सुल्ताना के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इस वक्त सुल्ताना की रस्म कुल जारी थी जब पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। उस रात मुझसे तहकीकात शुरू हुई तो मुझे बताया गया कि मुझे अपनी बीवी के कत्ल करने की वजह क्या थी। वो शहर मुंतकिल होना चाहती थी जहाँ तुम्हारा कोई जानने वाला नहीं था और तुम सिर्फ मैट्रिक पास हो, इसलिए तुम्हें नौकरी मिलने का इम्कान भी नहीं था। ये भी कि तुम बीवी की तनख्वाह पर गुजारा करके बेगैरत कहलवाना नहीं चाहते थे। आपको ये बातें किसने बताई? मैंने पूछा। ये हम नहीं बता सकते, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा, लेकिन मैं ये जानता था कि मैंने सिर्फ ये बातें एक शख्स से की थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक 4 बंदों ने इसका रेप किया था, आईओ ने बताया। और वो 4 बंदे कहाँ हैं? मैंने सवाल किया और इससे पहले कि वो जवाब देता थाने में शोर मच गया और एक सिपाही ने आकर बताया कि साईं आगे हैं। तुमने मेरे कमदार को उठाया है? साईं ने कमरे में दाखिल होते हुए सवाल किया। वो साईं SHO इसके सवाल पर गड़बड़ा गया। ये तो ख्याल कर लेते कि इसकी एक मासूम बच्ची है जिसकी माँ के कत्ल को भी 3 दिन नहीं हुए और तुमने इसके बाप को भी इसी की नज़रों के सामने गिरफ्तार कर लिया और इस 5 वर्ष की बच्ची का रो रो कर बुरा हाल है। साईं गुलाम हुसैन ने कहा। मैंने परी के रोने का सुना तो तड़प गया। मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरा दिल बंद हो रहा है। आप फौरी तौर पर इसे रिहा करें। साईं ने SHO से कहा। सर FIR कट चुकी है, इसे इस तरह रिहा नहीं किया जा सकता। SHO ने कहा। मैं अदालत से जमानत करा लूँगा, अभी इसे मेरे साथ जाने दो। साईं ने कहा। जिस लहजे में साईं गुलाम हुसैन ने वो फिक्रा अदा किया, इसके बाद मुझे तवक्को नहीं थी कि थानेदार मुझे रोकेगा, इसलिए मैं अपनी जगह से उठ गया। साईं गुलाम हुसैन मुझे लेकर हवेली आए थे जहाँ परी मौजूद थी। इसने रो रो कर अपनी आंखें सुर्ख कर ली। मुझे देखते ही वो साईं की बेटी की गोद से उतरकर भागती हुई मेरे पास आई और मैंने इसे गोद में उठा लिया और उसे सीने के साथ लगा लिया तो वो सीने से दूर होते पूरे जिस्म में उतरती चली गई। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, साईं ने कहा, और मैं अपनी बेटी को गोद में लिए जीप में बैठ गया। हम बाप बेटी घर पहुंचे तो परी ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। इस बार वो अपनी माँ के लिए रो रही थी। बेटा, तुम्हारी माँ को लाना मेरे इख्तियार में नहीं, मैंने कहा। अगले रोज मैं साईं के साथ अदालत पहुंचा। साईं ने सरकारी वकील से कुछ बात की और वकील ने इस तरह सारी लाया जैसे मैं समझ गया। इस वक्त जब साईं वकील से बात कर रहे थे तो मुझे वो शख्स नजर आया जो कभी साईं गुलाम हुसैन का मुलाजिम था। गाँव की न जाने कितनी ही बेटियों को इसने साईं की ख्वाबगाह तक पहुँचाया था। मैं परी को वहीं अदालत में छोड़कर इसके पीछे आ गया। साईं डीनो, मेरी बात सुनो। मैंने कुछ दूर उसे पकड़ लिया। तेरे साथ और कौन था मेरी बीवी को रेप करने में? मैंने बराह रास्त सवाल किया तो वो मेरे लहजे की सख्ती से गड़बड़ा गया। मुझे कुछ नहीं मालूम। इसका लहजा ऐसे था जैसे इसने मौत का फरिश्ता देख लिया। बताना है या? मैंने धमकी दी। तुम नहीं जानते कि साईं की औताक से एक रास्ता इनके बेडरूम तक जाता है, बल्कि इनके गुस्लखाने तक जाता है। जानता हूँ, मगर इसकी चाबी तो साईं के पास होती है, मैंने कहा, और बात समझ में आने लगी। जब मैं साईं के लिए काम करता था तो उन्होंने एक चाबी मुझे भी दी थी। फिर जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वो चाबी मेरे पास रह गई। दे मुझे वो चाबी। मैंने हुक्मिया अंदाज में कहा। देख, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इसने गारंटी मांगी। चाबी दे। मेरी आवाज़ कदर बुलंद थी और मैंने यूँ जेब में हाथ डाला जैसे हथियार निकालने वाला हूँ। मेरी गिदड़ बबकी काम कर गई। औताक के बाथरूम से सुरंग साईं के बेडरूम तक जाती है। इसने जाने से पहले कहा। मैंने चाबी जेब में डाली और वापस अदालत में आ गए जहाँ मेरे नाम की आवाज़ लग गई थी। मैं कटहरे में आ गई, लेकिन पुलिस ने मेरा रिमांड लेना मुनासिब ना समझा। सरकारी वकील ने कहा कि गलतफहमी की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज हुआ, इसलिए केस C क्लास करने की दरख्वास्त है। मैं अदालत से बाहर निकला तो मुझ पर एक बोझ उतर गया।
इसके बाद के 2 दिन मुझे औताक से शुरू होने वाले रास्ते ढूंढने में लगे। इस शाम जब मैंने वो रास्ता तलाश कर लिया और उस रास्ते में उतरा तो कुछ ही दूर मुझे सुरंग में सुल्ताना का वो बुंदा नजर आया जो इसने पहना था। बात वाज़ेह हो चुकी थी। इस रात मैंने परी को वो खांसी का शरबत पिलाया जिससे वो कुछ देर में नींद की वादी में उतर गई। मैंने रात के गहरी होने का इंतजार किया और फिर चुपके से निकला औताक पहुंचा। इसी रास्ते साई के बेडरूम में आया। सुल्ताना का कातिल गहरी नींद सो रहा था। मेरे पास छुरा था जो कसाई गाय ज़बह करने के वक्त इस्तेमाल करते थे। कमरे में अंधेरा था। मैंने कुछ देर रुककर खुद को अंधेरे का आदी बनाया और पहला वार इसके दिल पर इतना भरपूर किया कि साईं उछला और फिर ठंडा होता चला गया। मैंने किचन का छुरा वहीं छोड़ा और इस पर से अपनी उंगलियों के निशानात वगैरह साफ किए और फिर उसी रास्ते वापस हो लिया। और ताक की चाबी मेरे पास ही होती थी इसलिए इसे बंद करने में कोई मुश्किल पेश नहीं है। घर पहुंचा तो परी गहरी नींद सो रही थी और दवा के असर में थी। मैं इसके साथ लेट गया। मेरे सर से एक बोझ उतर गया। सुबह के करीब परी उठी और मैं भी उठ गया। बाबा पिशी, परी ने कहा और मैं इसे पेशाब करवाने चला गया। वहाँ से वापस आया और परी को सीने पर सुलाकर खुद भी सो गया। फिर जागा तो उस वक्त गेट बजने की आवाज़ आई। मैंने गेट खोला तो हवेली के चौकीदार को देखकर मुझे हैरत नहीं हुई। किसी ने रात में साईं को कत्ल कर दिया है और मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गया। परी इस शोर से उठ गई। मैं मोटरसाइकिल पर परी को लेकर हवेली पहुंचा तो वहाँ हजूम था जिनमें सबसे नुमाया एसएचओ था। मैंने उसे यूं कुरेदा जैसे मैं कुछ जानता ना हूँ। एसएचओ ने बताया सुबह जब मुलाजमा चाय देने के लिए इनके कमरे में गई तो साईं की लाश बिस्तर पर थी और बिस्तर साईं के खून से तरबतर था। साईं की बीवी ने बेटे को फोन किया और इसकी वापसी तक जनाजा मुलतवी रहा। अगली सुबह साईं का जनाजा उठा। इनका बड़ा बेटा रात ही में लंदन से आ चुका था। पुलिस हैरान थी कि खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे तो कातिल कैसे अंदर आया। इस वाक़े को 10 वर्ष गुजर गए। पुलिस फाइल तो 6 माह में ही बंद हो गई। तफ्तीश आगे बढ़ ही नहीं रही थी तो वो क्या करते। सही गुलाम हुसैन का बेटा बाप की मौत पर जो आया वापस नहीं गया। इसने यहीं पर प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसके क्लाइंट्स ज़्यादातर चोर, डाकू और मंशियात फरोश थे। वो इनसे फीस के अलावा दूसरे काम भी लेता। वो पढ़ा लिखा था, हर काम बहुत गौर से करता। आसपास की ज़मीनों पर कब्जा करना और जो शोर करे उसे कत्ल करवा देना इसके पसंदीदा मशागिल थे। फिर इसने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और असम्बली का रुकन भी बन बैठा। इसकी ताकत बाप से कई गुना बढ़ गई। इन 10 वर्षों में 5 वर्ष की परी 15 वर्ष की हो गई थी और वो वाकई परी बन गई। इसके टक्कर की खूबसूरत लड़की आसपास के गांव में भी नहीं थी। सुल्ताना के कायम करदा सेकेंडरी स्कूल को अब हायर सेकेंडरी स्कूल में बदलने की बात हो रही थी। मैट्रिक में परी ने पूरे जिले में टॉप किया और इसके स्कूल में तकरीब हुई जिसका मेहमान खसूसी बड़े साईं का बेटा था। इसके अगले रोज़ वो हमारे घर आया। बातों बातों में इसका जिक्र छिड़ा कि बेटी जवान हो गई है, अब आप इसकी शादी के बारे में क्या सोच रही हैं। इसने कहा अभी वो छोटी है, मैट्रिक ही तो किया है। मेरा जवाब था बस काफ़ी है इतनी पढ़ाई। इसका जवाब था और इस जवाब में इसरार था। वो कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी। मेरा जवाब था इसके लिए तो तुम्हें शहर शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ तो आसपास कोई मेडिकल कॉलेज है ही नहीं। इसका इसरार बढ़ता चला गया। ये उसकी माँ की ख्वाहिश थी। मैंने जवाब में कहा और इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैं 5-6 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। बिलाहर इसने अपने चेहरे से नकाब उतारा। ये आप क्या कह रही है, मैंने कहा और इसके चेहरे पर एक खबीस मुस्कुराहट आ गई। तुम अपनी बेटी के लिए कैसा रिश्ता चाहते हो। वो खुलकर सामने आ गया। क्या मैं पढ़ा लिखा बाइज्जत नहीं हूँ। इसका इसरार बढ़ता चला गया। आपकी उम्र और परी की उम्र बहुत ज़्यादा फर्क है। आप इसके बाप से भी बड़े हैं। मैं अपने इनकार पर कायम था मगर वो भी डीड किस्म का इंसान था। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो मुझे मजबूर ना करो। मेरे हाथ कितने मजबूत है इससे तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। वो धमकी मार उतरा है। मैं वाकई जानता था कि वो क्या नहीं कर सकता। एक बार मैंने सोचा कि इसे भी इसके बाप के पास भेज दूँ, लेकिन फिर मैंने ये सोचकर इरादा तर्क कर दिया। हर बार किस्मत इस तरह मदद नहीं करती जो पिछली बार हुई थी। हेडमास्टर साहब का आखिरी वक्त था जब उन्होंने मुझे बुलवाया। मैं रात जाग रहा था जब तुम्हारे घर से काले कपड़ों वाला शख्स निकला। इसने औताक का ताला खोला। फिर कुछ देर पहले ही वो शख्स औताक से निकला और औताक का दरवाज़ा बंद कर घर चला गया। अगली सुबह साईं गुलाम हुसैन के कत्ल का शोर मच गया। पुलिस मालूम ना कर सकी कि बंद दरवाजों के बाद भी कातिल बेडरूम में कैसे आया, लेकिन मैं गवाही दे सकता हूँ कि औताक से कोई सुरंग साईं के बेडरूम तक जाती होगी और कातिल तुम्हारे सिवा कोई नहीं था। तुमने शायद अपनी बेटी के कत्ल का बदला लिया। मैं इनकी बात खामोशी से सुनता रहा। वो दिन मैंने बहुत कर्ब से गुजारा। जब मैं एक फैसले पर पहुंच गया, मुझे हर सूरत अपनी बेटी को जिंदगी भर के लिए कर्ब से बचाना था। एक बार फिर मैंने वो चाबी निकाली जिसके जरिए मैं सुरंग में दाखिल हो सकता था, मगर फिर मैंने वो चाबी वहीं रखी जहाँ बरसों से रखी जाती थी। रात में हम बाप बेटी ने साथ खाना खाया। बाबा आप रोए हैं क्या। मैंने जब इसे हर रात की तरह दूध दिया तो परी ने मासूमाना सवाल किया। नहीं तो, मैंने अपनी बीगिया के पूछते हुए कहा। बाबा आपको मामा तो याद आती होगी। इसने दूध का गिलास होंठों से लगाते हुए कहा और मैंने नफी में सर हिला दिया। मुझे तो याद आती है, परी ने मासूम लहजे में कहा और फिर वो हर रात की तरह अपने बिस्तर में चली गई। छोटा कमरा इसने अपने नाम कर रखा था। 2 घंटे मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। एक बार उठकर मैंने परी के कमरे में झांका। वो गहरी नींद सो रही थी। दूध में मिली नींद की गोलियों ने अपना काम कर दिया था। मैं किचन में गया। वहाँ से मैंने छुरी उठाई और इसकी गर्दन पर चला दी। वो सिर्फ जरा सी तड़पी और खत्म हो गई। मैं वहीं इसकी लाश के पास बैठा बहुत देर तक रोता रहा। फिर उठा और खून आलूदा छुरी तौलिए में लपेट कर थाने पहुंच गया और अपना एतराफ़ रिकॉर्ड कराया। पुलिस आई। इसने लाश अस्पताल मुंतकिल की। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। किस तरह परी का जनाजा उठा, कहाँ दफन किया गया मुझे नहीं मालूम। जेल में ही मुझे मालूम हुआ कि इससे इसकी माँ के साथ दफन किया गया। गुलाब चांदी और अपनी दास्तान खत्म करके रोना शुरू कर दिया।
मैं इसे तसलियां देने लगा, लेकिन वो सिर्फ इतना कहता रहा, वो कैसे जालिम बाप है जिसने अपनी ज़िंदगी की वाहिद खुशी को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। मैं नसीर एडवोकेट ने वो केस लड़ा और जीता भी। पुलिस की कमज़ोर FIR ने मुझे केस जीतने में बहुत मदद की। इस NGO ने शायद अपने मकासद के लिए इस केस की खूब कवरेज करवाई और मेरी भी खूब पब्लिसिटी हुई। गुलाब चांडियो को 5 वर्ष की कैद और ₹1,00,000 जुर्माना हुआ। जुर्माना तो इसने अपने बैंक अकाउंट से अदा कर दिया। एक बात और हुई, वो ये कि गुलाम हुसैन चांडियो का बेटा गिरफ्तार हुआ और इसकी निशानदेही पर बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। इन सब ने अपने जराइम का इकरार भी किया और साथ ये भी बताया कि ये जराइम उन्होंने किसके कहने पर किए। इन सबको सजाएं हुई। बड़े मुजरिम के तौर पर बैरिस्टर साहब को 10 साल की सजा हुई। इस केस में सरकार ने मुझे हायर किया और मेरी जरा ने इनके गुनाह अदालत के सामने खोल कर रख दी। इस केस की भी बहुत सी पब्लिसिटी हुई क्योंकि एक रुकने असेंबली इसमें नामजद था और नाअहल हो सकता था। मुझ पर बहुत दबाव डाला गया, लेकिन हर बार मेरा एक ही जवाब होता, मेरा मालिक जब मुझको हलाल के जरिए रोजी दे रहा है तो मैं हराम क्यों खाऊं। गुलाब चांडियो जेल से छूट कर आया तो मेरे दफ्तर में मिलने आया। इसने बताया कि वो शहर मुंतकिल हो रहा है। फिक्स्ड अकाउंट की रकम इतनी बढ़ गई है कि इसने एक पोल्ट्री फार्म ले लिया। कुछ रकम सुल्ताना के कज़न ने दी जो जेल से वापस आकर जर्मनी चला गया और वहीं इसने शादी कर ली। जेल से वापस आकर इसने BA किया था और इलेक्ट्रिशियन का काम भी सीख लिया। जिस खातून से इसने शादी की वो बेवा है और इसका एक पार्लर है जो बहुत अच्छा चलता है। मैंने रकम लेने से इनकार किया तो उसने कहा मैंने अपना मकान बेच दिया था और यह रकम इसमें सुल्ताना के हिस्से की है। गुलाब चांडियो ने बताया, मगर इस पर तो कत्ल का भी केस था। मैंने सवाल किया, मरने वाला इसकी गोली से नहीं बल्कि इसके साथी की गोली से मरा था, इसलिए इस पर से कत्ल का केस तो दौरान तफ्तीश ही खत्म हो गया। गुलाब ने बताया, इस वाक़े को भी बहुत अरसा बीत गया, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं इस पोल्ट्री फार्म पर जाता हूँ जहाँ से वापसी पर दर्जनों अंडे और मुर्गियाँ मेरी गाड़ी में रखवा देता है और वापसी पर मैं सोचता हूँ कि हमारे मुल्क से ये जालिमाना निज़ाम किस तरह और कब ख़त्म होगा और मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। क्या आपको उम्मीद है कि कभी हम इसको ख़त्म करने में कामयाब होंगे? ये सवाल मैं अपने पढ़ने वालों के लिए छोड़ रहा हूँ।